अगर आप बात करते हैं नीट में, तो मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को दिक्कत इस बात में होती है, तो टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत हो सकती है, या तो ये होता है नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। तो ओवरकम करने के लिए मैं तो ये कहूँगा बेसिकली कि टाइम मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको अपना पेपर 3 घंटे में ख़त्म करना है, सो यू शुड नेवर एम फॉर फिनिशिंग इट इन 3 hours, बिकॉज अगर आप उसे एम करोगे तो आपको तो नहीं मिलेगा जी। तो जैसे मैं करता था, मैंने इस बार का जो नीट का पेपर था, आई गेस आई फिनिश्ड इट इन 1.5 hours, आराम से पेपर ख़त्म कर लिया जी। उसके बाद मैं 5 मिनट ऐसे बैठा था, आराम से थॉट्स फिर से रिकलेक्ट किए, कुछ क्वेश्चंस छोड़े हुए थे। उसके बाद मैं फिर से रिविजिट किया पेपर को, उन क्वेश्चंस पे फोकस किया आराम से, फिर 1 घंटा में धीरे से OMR भरा। तो आई जस्ट फर्स्ट आई सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस फर्स्ट, या देन OMR फिल करता था, ठीक है। बेसिकली आपको कम से कम 2 ऑप्शंस तक तो उसको नैरो डाउन करना ही चाहिए, तभी आप उसका अटेम्प्ट लेना। अगर आपको लग रहा है कि 3 ऑप्शन में कुछ हो सकता है, तब तो यार पक्की बात है छोड़ना है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में ना नेगेटिव मार्किंग को उस एग्जाम से एक सेपरेट पार्ट कंसीडर मत करना। जैसे आप इतने सारे पेपर सॉल्व कर चुके होगे फाइनल एग्जाम तक कि वो आपके दिमाग में बैठ जाता है कि नेगेटिव मार्किंग इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस पेपर। मतलब ऐसे मैं सॉल्व करता था, अगर मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ तो मेरे दिमाग में सीधा, अच्छा मेरे 5 नंबर गए, 720 में से मेरे 5 नंबर गए, ऐसे नहीं कि अब 4 गए और 1 नेगेटिव, ये सोचना ही नहीं है। नेगेटिव मार्किंग एक इंक्लूडेड पार्ट है, उसे एक सेपरेटली ट्रीट मत कीजिए, उसे एक इंट्रिंसिक पार्ट जैसे ट्रीट कीजिए। मतलब आपको इतनी आदत हो जानी चाहिए नेगेटिव मार्किंग की कि उससे डर ही निकल जाता है। सबसे पहले तो क्लास में आपके कंसेप्ट इतने क्लियर हो जाने चाहिए कि एक कॉन्फिडेंस के साथ आप फिजिक्स को अटेम्प्ट कर पाओ। फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्फिडेंस, और ये कि क्वेश्चन देखते देखते आपके दिमाग में उसका अप्रोच क्लिक करना चाहिए। जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मुझे दिमाग में ये आना चाहिए, अच्छा मैं इसको ऐसे सॉल्व करूँगा। एक फ्लो में फिजिक्स चलता है। जैसे आप ये नहीं, मतलब बहुत दिक्कत तो यही होती है कि आप क्वेश्चन देख रहे हो, पढ़ रहे हो, उसके बाद में अरे यार इसको सॉल्व कैसे, अरे इसमें करना क्या। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अप्रोच। अगर आपको क्वेश्चन का अप्रोच एक बार क्लिक हो जा रहा है तो उसके बाद में फिजिक्स एक फ्लो में निकल जाती है और कुछ दिक्कत नहीं होती है। जैसे फिजिक्स के लिए आपको बार बार रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स मतलब सच्ची में मैं कह रहा हूँ, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिजिक्स आपका सबसे अच्छा दोस्त है। मैं फिजिक्स की सबसे कम रिवीजन किया था नीट के टाइम पे, क्योंकि पहले से अगर आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लो ना, जैसे मेरे हिसाब से तो अगर न्यूमेरिकल बेस्ड हो रहा है तो और भी आसान हो जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट थियोरेटिकल में कुछ ना कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस पूछ देते हैं जिसमें आप शायद 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाओ या कुछ हो जाओ, ठीक है। तो जैसे नीट के लिए तो मेरे हिसाब से NCERT फिजिक्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जबकि एम्स के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं असर्शन रीजन के। या बट इट्स नेसेसरी फॉर दैट कि आपने 10th का पहले कराओ, ठीक है। मतलब जैसे मैं 9th में एक एग्जाम होती है महाराष्ट्र में, होमी बाबा, तो उसकी प्रिपरेशन करी थी। तो उस समय में मैंने 9th 10th कवर कर लिया था इन 9th इटसेल्फ, क्योंकि 10th का बहुत तो ज़्यादा बर्डन होता नहीं, 10th तो काफ़ी आसान होता है। तो आप जितना 11th 12th में होता है उसके कंपैरिजन में 10th इज क्वाइट इजी। मतलब जो आप 11th 12th में होंगे उन्हें तो पता ही होगा जी। तो मेरे हिसाब से आप ऐसा कर लो कि 8th 9th में 10th का जितना हो सके उतना कवर कर लो, ताकि 10th का आप पे ज़्यादा लोड ना रहे। उस समय आप 11th में घुस जाओ थोड़ा थोड़ा, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि मुझे कितना पढ़ना है इन 2 साल। जैसे प्रॉपर क्लासरूम का आपका 11th का चलता है कि दिसंबर तक पोर्शन खत्म हो जाता है 11th का, दिसंबर और जैन तक कुछ चैप्टर्स बच जाते हैं। तो उसी हिसाब से मैंने करा। जैसे मेरा 2 o'clock तक स्कूल होता था सुबह, क्योंकि अब 10th में तो आपको कंपलसरी स्कूल तो अटेंड करना ही पड़ेगा। तो मॉर्निंग वो अटेंड करता था स्कूल, आके 1 घंटा सो लेता था। उसके बाद में 4 to 8:30 अप्रॉक्सीमेटली मेरा क्लास होता था, डेली इवनिंग बैच लगाया था। तो उस समय मैं क्लास अटेंड करने जाता था। उसके बाद मैं घर आता था, ओके। एंड स्ट्रेस ना हो इस बात के लिए कभी कभी मैं लाइक वीकेंड्स वगैरह पे लाइक बैडमिंटन भी खेलने चल जाता था। जैसे मैं बैडमिंटन खेला हूँ, स्टेट्स नेशनल्स खेला हूँ बैडमिंटन में। तो कभी मतलब भले ही हेक्टिक आपका शेड्यूल हो, पर आपको अपने आप के लिए टाइम भी निकालना है इसी के साथ साथ में, ठीक है। जैसे मेरा शेड्यूल ऐसा होता था ना, सुबह उठा मैं 10:30 11 o'clock आराम से 11 AM उठता था मैं। फिर गॉट अप 11-11:30 तक बैठ जाओ पढ़ने, ब्रेकफास्ट वगैरह करके, देन स्टडी टिल 2।
देन आई हैड माई लंच, फिर एक घंटा सो लेता था मैं आराम से। उसके बाद मैं शाम को कोचिंग अटेंड करके आता था 8:30 अप्रॉक्सिमेटली सेम टाइम 4 to 8:30 करीब। तो कभी कभी थोड़ा वेरिएबल हो जाता है टाइमिंग पोर्शन के हिसाब से। तो फिर घर पे आया 8:30-9 बजे तक। उसके बाद मैं डिनर किया, आराम से टीवी देखा थोड़ा, फिर 10 o'clock बैठा। तो 10 o'clock में बैठता था ना, 10 to 4, 10 to 5, 10 to 6, फिर वो टाइम का पता नहीं चलता था। तो एक बार बैठ गए तो बैठ गए, फिर अपना जितना खत्म करना उतना खत्म करके सो। एक तो जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो तो आपको बिल्कुल कवर करना ही करना है उसी टाइम पे, ठीक है। उसके बाद में टेस्ट होते थे, जैसे हमारी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज हुआ करती थी। तो उस समय में मैं क्या करता था कि जैसे उसमें जो पोर्शन आ रहा है उसका एक हफ्ते में मुझे पूरा रिवीजन करना है। तो जैसे आपको फाइनल, आपका जब एग्जाम आएगा फाइनल, तब आपको मेजॉरिटी जो चीज़ें याद रहेंगी वो वही याद रहेंगी अच्छे से जो आपने लास्ट मंथ में किया हो या लास्ट वीक में किया हो, आपको ज़्यादा जल्दी रिकलेक्ट होंगी। तो फाइनली आप अभी से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, इट इज़ बेसिकली टू हेल्प यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिविजन उस फाइनल टाइम के लिए, उस फाइनल मोमेंट के लिए जब आपको पेपर देना है। तो उस टाइम पे आपको अपने रिवीजन की फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ा लेनी है पहले से रिवीजन कर करके कि आप फाइनल मंथ में, फाइनल वीक में पूरे पोर्शन को फिर से रिवाइज कर पाओ। मंडे टू फ्राइडे, संडे को एग्जाम होता था, मंडे टू फ्राइडे आई फिनिश 1 कंप्लीट रिवीजन सबका। फिर सैटरडे उस दिन पूरा फिर से रिवाइज करता था, पूरा स्टार्टिंग से एंड तक। एक दिन में पूरे हफ्ते का पोर्शन जो मैंने 4-6 दिन में रिवाइज किया उसको फिर से एक बार करता था। अब मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ चुकी है, मैं 5 दिन उसी को पढ़ा था, अभी पढ़ा हूँ, मेरे माइंड में फ्रेश है, उसको फिर से सैटरडे को पढ़ रहा हूँ। उसके बाद सुबह अगले दिन 10 बजे एग्जाम होती करीब, तो मैं सुबह उस दिन उठता था 5 बजे एग्जाम के। फिर 5 से 9 में एक बार फिर से 4 घंटे में पूरे हफ्ते का जितना पोर्शन है उस सबको फिर से एक बार रिवाइज कर लिया। तो एक हफ्ते में मैं उस पोर्शन को 3 बार रिवाइज कर चुका हूँ। तो फिर उसके बाद मैं टेस्ट अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ। मतलब आई हैड फिनिश्ड माय 11th 12th पोर्शन व्हेन आई वाज इन 11th itself, राइट। मैं 10th में 11th किया, 11th में 12th किया, 12th में मैं अपने वीक पॉइंट्स पे फोकस किया। फिर से मैं फिर से 12th की कोचिंग अटेंड किया हूँ फिर से, ठीक है। तो उस समय मेरे पास टाइम भी हुआ करता था, कुछ मैं क्लासेस, मुझे पता है, मुझे इसमें कॉन्फिडेंस है, मैं क्लास नहीं जा रहा हूँ, मैं आराम से बैठ के अपना पढ़ रहा हूँ। पहले बात तो आप दिमाग में रखो ना कि आप अपने सीनियर्स के साथ कम्पीट कर रहे हो, ऑब्वियसली दे विल डू बेटर, बट फिर भी आपको उस समय कॉन्फिडेंस होता है अपने आप पे, अरे यार भले ही कम आ रहे हैं पर मुझे तो एक और साल है ना प्रिपेयर करने के लिए। इनफैक्ट इस कॉन्फिडेंस की वजह से मैं कभी कभी सेंटर में फर्स्ट आ जाता था, मतलब कभी मुझे प्रेशर नहीं आया ना प्रिपेयर करने का, मैं आराम से प्रिपेयर करता था, कभी टेंशन नहीं रहा मुझे, मैं तो स्ट्रेस फ्री होकर प्रिपेयर कर रहा हूँ हर एग्जाम के लिए। अरे चलो यार जितना है उतना ही बहुत है मेरे लिए। तो बेसिकली आप है ना हर क्वेश्चन जो आपका गलत हो रहा है उसे एक डाउन स्टेप की तरह ना कंसीडर करें, उल्टा उसे ये कंसीडर करें कि अच्छा यार मुझे एक क्वेश्चन मिल गया जो मुझे नहीं आ रहा था, आई विल इम्प्रोवाइज ऑन दैट। जितने गलत हो रहे हैं उतना अच्छा है आपके लिए। तो आपको मिल रहा है ना, मौका मिल रहा है ना, अरे यार ये मेरा गलत हुआ, मैं इस पे फोकस करूं कि अभी से गलत ना करूं अगली बार। अगर हर बार आप जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसकी गलतियों को एनालाइज करके ये अपने आप को ऐसे प्रिपेयर कर ले रहे हैं कि यार अगली बार अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो मैं गलत नहीं करूंगा, इतना भी आप करते जाओ ना, तो भी मुझे लगता है कि फाइनल पेपर में तो यार सारे क्वेश्चन देखे कैसे लगते हैं, अरे ये तो देख चुका हूँ, मैं तो कर चुका हूँ, ऐसा लगता है। तो आपका मानना है जितनी गलतियां करोगे प्रिपरेशन टाइम इट्स इवन बेटर फॉर द एक्चुअल डे। बिल्कुल। कभी तो ऐसा हो जाता ना, मैं संडे को जा रहा हूँ टेस्ट देने, तो काफी हद तक टाइमिंग्स क्लैश कर जाते थे, जैसे 9 to 12 यहाँ टेस्ट देना, 9 to 12 आकाश का भी टेस्ट देना है, तो कैसे मैनेज कर रहे थे टाइम? तो उस समय थोड़ा स्ट्रेस आया था। तो क्या कर रहा था मैं कि आकाश वाले फिर भी समटाइम्स दे यूज्ड टू एडजस्ट द टाइमिंग्स, वो क्लासरूम थे, अपना सा था उधर एनवायरनमेंट, तो मैं वहाँ दे के आता था टेस्ट, फिर सीधा यहाँ आके बैठ जाता था। जैसे वहाँ पे 3 घंटा टेस्ट दिया, फिर यहाँ आके 3 घंटा टेस्ट दिया। कभी तो ये होता था ना कि एलएन में एम्स की भी टेस्ट है, तो 3 घंटा एलएन का नीट, फिर 3 घंटा आकाश का नीट, फिर 3.5 घंटा एलएन का एम्स एट अ स्ट्रेच।
वाओ, तो मतलब अराउंड 10 घंटे तो आपके वहीं चले गए, Sunday साढ़े को, 9-10 घंटे, बिल्कुल। राइट? तो उस दिन में और कुछ पढ़ने को बचता था? उस दिन तो मैं कुछ नहीं करता था, उसके बाद में आके रिलैक्स करो, कुछ खेलने चले जाओ, बस ये। ऑलराइट, मतलब पर 3 एग्जाम बैक टू बैक भी आप देते थे, हाँ। राइट? इन अ डे। सो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि जो आज मेरा वीडियो देख रहे हैं वो शायद कल इसी चेयर पे बैठ रहे हो और मैं आपका वीडियो देख रहा हूँ, आपके लिए ताली बजाता हूँ, ठीक है। तो आई गेस मैं फाइनली यही करना चाहूँगा कि यार पढ़ाई के बारे में स्ट्रेस मत लो, इट इज़ गोइंग टू बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। आप मेडिकल कॉलेज में घुसने जा रहे हो जहाँ पे मतलब पढ़ाई इतना जो कि सांस लेने जैसे पढ़ाई हो जाती है फाइनली आपके लिए, तो आपको उसे एंजॉय करना है थ्रू आउट द 2 years। आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप पढ़ाई को एंजॉय करना सीख लो, उसे एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ बना लो। कभी पढ़ाई को ये मत सोचना कि यार अब पढ़ाई करना है, अब बोर होना है, नहीं, उसे एक साथ लेके चलो। और हमेशा स्ट्रेस बस्टर्स को रखो अपने लाइफ में। ऐसे नहीं करना कि सिर्फ पढ़ाई करेंगे, सिर्फ ऐसे बुक वर्म से बन जाएंगे, नहीं, सब कुछ साथ में लेके चलना है आपको। कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज़ को रखो, एंजॉय करो, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि पढ़ाई को एंजॉय करना सीख लो, दैट्स ऑल।